हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने G20 की अध्यक्षता से संबंधित एक सम्मेलन में शिरकत की। गौरतलब है कि भारत 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता संभालेगा। यह सेमिनार भारत की मेजबानी में होने वाले G20 सम्मेलन की तैयारियों से जुड़ा है। उनके मुताबिक भारत के पास सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा वित्त है। ऐसा माना जा रहा है कि टोबिन टैक्स वित्त की इस समस्या को सुलझाने का जरिया बन सकता है। विदेशी पूंजी की आवक पर लगने वाले कर को टोबिन टैक्स कहते हैं। इसका नामकरण नोबेल अर्थशास्त्री जेम्स टोबिन के नाम पर किया गया था। इस तरह का कर तभी लगाया जाता है जब सरकार ये महसूस करती है कि विदेशी पूंजी के चलते घरेलू वित्तीय तंत्र पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। इस टैक्स को रॉबिन हुड टैक्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें सरकार बड़े करेंसी एक्सचेंज में से एक छोटा अमाउंट टैक्स के तौर पर वसूलती है। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2007 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल पर गौर करिए। सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रेपो दर वह दर है जिस पर अन्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। किसी देश में एक गिनी गुणांक के मान का तात्पर्य है कि इसकी जनसंख्या में सभी की आय समान है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए। 26 जनवरी को आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस के समारोह के लिए मुख्य अतिथि का चुनाव कर लिया गया है। इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी का चुनाव किया गया है। साल 2020 के बाद पहली बार कोई मुख्य अतिथि इस समारोह में शिरकत करेगा। गौरतलब है कि कोविड के चलते 2021 और 2022 दोनों में किसी मुख्य अतिथि को नहीं बुलाया जा सका था। साल 1950 में आयोजित हुए पहले गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो शामिल हुए थे। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के चुनाव में कई कारक अहम होते हैं। इसमें भारत और उस देश के साथ रिश्तों की गहराई अहम भूमिका निभाती है। भारत के राजनीतिक, आर्थिक, व्यावसायिक और मिलिट्री हितों को तवज्जो दी जाती है। साल 2023 के चीफ गेस्ट के सिलेक्शन में नाम यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन के इतिहास ने अहम भूमिका निभाई है। नाम के फाउंडिंग मेंबर में मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासर शामिल थे। गौरतलब है कि नाम की स्थापना में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साथ ही इसमें भारत और इजिप्ट के 75 सालों के रिश्तों का भी अहम योगदान रहा। इन सभी कारकों पर विचार करने के बाद विदेश मंत्रालय मुख्य अतिथि को फाइनल करने से पहले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की अनुमति लेता है। अनुमति मिलने के बाद संबंधित देश में भारत के एम्बेसडर से आगे की बातचीत शुरू करने के लिए कहा जाता है। 28 नवंबर को ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि मनाई जाती है। वे सामाजिक न्याय के बड़े हिमायती माने जाते हैं। देश उन्हें महान समाज सुधारक, चिंतक, दार्शनिक और लेखक के तौर पर याद करता है। ज्योतिराव फुले को ज्योतिबा फुले और महात्मा फुले भी कहा जाता है। वे भारत में महिला शिक्षा के अग्रदूत माने जाते हैं। उन्होंने साल 1848 में पुणे में पहला बालिका विद्यालय खोला। उनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा में 11 अप्रैल 1827 को हुआ था। वे थॉमस पेन की लिखी किताब राइट्स ऑफ मेन से प्रभावित हुए, जिससे उन्हें यह भरोसा हो गया कि सामाजिक कुरीतियों से लड़ने के लिए महिलाओं और पिछड़ी जातियों को सशक्त बनाना अहम है। सामाजिक न्याय की दिशा में कदम बढ़ाते हुए उन्होंने 24 नवंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इसका मकसद वंचित तबके को शिक्षित करना था, साथ ही जाति व्यवस्था पर गहरी चोट करना। महात्मा फुले के कार्यों और लेखन ने भारत में जाति सुधार के लिए बाद के आंदोलनों को प्रेरित किया। महात्मा फुले ने अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए कई रचनाएं की थीं, जिनमें उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब है गुलामगिरी, जो 1873 में प्रकाशित हुई। उनकी अन्य किताबों में तृतीय रत्न, किसान का कोड़ा और ब्राह्मणों की चालाकी शामिल है। भारतीय नेवी ने सर्वे व्हीकल इक्षक को चेन्नई में लॉन्च किया। इसे गार्डनर रिच शिप बिल्डर्स और L&T ने तैयार किया है। यह सर्वे वेसल प्रोजेक्ट के तहत तैयार किए जा रहे सर्वे व्हीकल्स में से तीसरा है। इक्षक का मतलब है गाइड, जो कि दिखाता है कि सर्वे व्हीकल्स मरीनर्स के लिए कितनी अहमियत रखते हैं। इसमें बो और स्टर्न थ्रस्टर्स का एकीकरण कर दिया गया है, जिससे उथले जल में भी सर्वे आसानी से किया जा सके। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इन सर्वे व्हीकल्स में 80% कंटेंट स्वदेशी है, जिससे आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना साकार की जा रही है। आइए आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, खबरों में रहा इक्षक संदर्भित करता है सर्वे व्हीकल, पनडुब्बी, ट्रांसपोर्ट कैरियर
या फिर युद्धपोत। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि अफ्रीका महाद्वीप के देश से थे। भारतीय कर व्यवस्था में टोबिन टैक्स को जगह दी गई है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या फिर केवल एक, दो और तीन। आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल पूछे गए थे और क्या जवाब है इसके। पहला सवाल था, 2 भागों में विभाजित सिंधु घाटी सभ्यता का यह शहर मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है। हाल ही में इसकी खोज के 100 साल पूरे हुए हैं। यह पद निम्न में से किस शहर को संदर्भित करता है? धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी या फिर बुरझोम? और सही जवाब है विकल्प बी यानी मोहनजोदड़ो। अगला सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनवर इब्राहिम मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। पेंगोलिन एक मैमल है। जीसीसी एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना था। केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या फिर एक, दो और तीन। और सही जवाब है केवल दो और तीन। पहला कथन गलत है। अनवर इब्राहिम मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं। वैज्ञानिकों ने ब्लैक कोरल्स की 5 नई प्रजातियां खोजी हैं। ये प्रजातियां ग्रेट बैरियर रीफ में तकरीबन 2500 फीट की गहराई में पाई गई हैं। ब्लैक कोरल्स उथले पानी में और 26,000 फीट की गहराई तक पाए जा सकते हैं। ब्लैक कोरल्स का एक समूह होता है जो कि एंटीपैथेरिया समूह से ताल्लुक रखते हैं। ब्लैक कोरल्स दुनिया भर में किसी भी गहराई पर पाए जा सकते हैं। आमतौर पर इन्हें डीप सी कोरल्स के तौर पर जानते हैं। साथ ही ये एल्गी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में भी नहीं होते। इन्हें प्रकाश की जरूरत भी नहीं होती, इसलिए ये गहरे पानी में सरवाइव कर पाते हैं। ब्लैक कोरल्स में प्रोटीन का बना कंकाल पाया जाता है। गौरतलब है कि कोरल से ऐसी मरीन इन्वर्टिब्रेट होते हैं जिनमें स्पाइन नहीं होती। ये सिंगल सेल एल्गी जूजेंथले के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। आपको बता दें कि जब कोरल्स पर तापमान, प्रकाश और पोषण जैसी स्थितियों में बदलाव के कारण दबाव पड़ता है तो कोरल जूजेंथले शैवाल के साथ सहजीविता यानी सिम्बायोटिक रिलेशन को खत्म कर देते हैं। इससे ये सफेद रंग में तब्दील हो जाते हैं और इस घटना को कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग के लिए जिम्मेदार कारकों में महासागरों के तापमान में वृद्धि, प्रदूषित अपशिष्टों का महासागरों में बहाया जाना, सनलाइट का अधिक एक्सपोजर और एक्सट्रीम लो टाइड्स शामिल हैं। दुनिया भर के ज्यादातर कोरल्स 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच पाए जाते हैं। भारत में कोरल्स गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप द्वीप समूह और मालवन में पाए जाते हैं। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2014 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए एक सवाल को देखिए। सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसमें प्रवाल भित्तियां हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और सुंदरबन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना था। केवल 1, 2, 3, केवल 2 और 4, केवल 1 और 3, 1, 2, 3 और 4। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने ब्लू बगिंग के मामले पर चिंता जाहिर की है। उनके मुताबिक ऐसे ऐप्स जो यूजर्स के स्मार्टफोन्स या लैपटॉप को वायरलेस ईयर प्लग से कनेक्ट करते हैं, यूजर्स की बातचीत को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस खतरे से सबसे सुरक्षित माने जाने वाले आईफोन्स भी सेफ नहीं है। यह हैकिंग का ही एक तरीका है जिसे ब्लू बगिंग नाम दिया गया है। इसमें हैकर्स ब्लूटूथ के जरिए डिवाइस को हैक कर सकते हैं। इसमें हैकर्स कॉल सुन सकते हैं, मैसेज पढ़ सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। ब्लू बगिंग अटैक ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइसेस में ही हो सकते हैं। इसमें डिवाइस का ब्लूटूथ डिस्कवरेबल मोड में होना चाहिए। अगर ब्लूटूथ डिवाइस 10 मीटर की रेंज में है तो हैकर्स इसे हैक कर सकते हैं। ब्लू बगिंग से बचने के लिए यूजर्स को ब्लूटूथ डिवाइस को ऑफ करके रखना चाहिए। साथ ही कनेक्टेड डिवाइसेस को यूज में ना होने पर डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए। किसी भी अनजान ब्लूटूथ पेयरिंग को रिजेक्ट कर देना चाहिए। आपको बता दें कि ब्लूटूथ एक वायरलेस तकनीक है। यह वायरलेस तकनीक ब्लूटूथ कंपैटिबल डिवाइसेस के बीच संचार को सक्षम बनाता है। इसका उपयोग डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, सेलुलर फोन और प्रिंटर के बीच कम दूरी के कनेक्शन के लिए किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से समलैंगिक विवाह पर रिस्पॉन्स मांगा है। दरअसल कोर्ट में समलैंगिक विवाह के मसले पर 2 याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनके मुताबिक समलैंगिक विवाह से जुड़ी प्रथाएं और कामकाज को स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत अनुमति देने की बात की गई है। SMA यानी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में उन कपल्स के लिए विवाह की सिविल फॉर्म निर्धारित है जो अपने पर्सनल लॉज के तहत शादी नहीं कर सकते। हाल ही में दायर याचिकाओं में समलैंगिक विवाह को इसी कानून के तहत मान्यता देने की बात कही गई।
गौरतलब है कि साल 2018 के नवतेज जौहर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 को असंवैधानिक घोषित किया था। ब्रिटिश काल में लागू किया गया सेक्शन 377 समलैंगिकता को अपराध घोषित करता है। साल 2018 के मामले में कोर्ट ने दो कंसेंटिंग एडल्ट के बीच होमोसेक्सुअलिटी को गैर आपराधिक माना था। इसके बाद से ही समलैंगिक विवाहों को विधिक तौर पर मान्यता देने की मांग की जा रही है। वैश्विक स्तर पर तकरीबन 32 देश ऐसे हैं जिन्होंने समलैंगिक विवाहों को मान्यता दी है। साल 2001 में नीदरलैंड ऐसा करने वाला पहला देश था। इधर आरबीआई 1 दिसंबर से देश के 4 शहरों में डिजिटल रूपी या ई रूपी के फर्स्ट फेज को लॉन्च करेगा। इन 4 शहरों में नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और भुवनेश्वर शामिल हैं। बाद में इसे गैंगटोक, अहमदाबाद, हैदराबाद और इंदौर जैसे शहरों में लागू किया जाएगा। पहले फेज में आरबीआई ने 4 बैंक्स का चुनाव किया है। इनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शामिल है। ई रूपी को उन्हीं डिनोमिनेशंस में लॉन्च किया जाएगा जिनमें वर्तमान में पेपर करेंसी जारी की जाती है। ई रूपी का ट्रांजैक्शन पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट दोनों स्तर पर संभव होगा। आरबीआई के मुताबिक डिजिटल रूपी की 2 श्रेणियां हैं, जनरल पर्पस और होलसेल। ई रूपी से फिजिकली कैश ट्रांजैक्शन में आने वाली लागत को कम किया जा सकेगा। आइए जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बने हैं। पहला सवाल है, खबरों में रही ब्लू बगिंग तकनीक क्या है? ब्लू कार्बन इनिशिएटिव, ब्लूटूथ डिवाइस में एक हैकिंग थ्रेट, जलवायु परिवर्तन की एक पहल या फिर मौसम विज्ञान से संबंधित एक संकल्पना। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में समलैंगिक विवाह को विधिक तौर पर मान्यता दी गई है। नवतेज जौहर मामला समलैंगिकता से संबंधित है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर न तो 1 और न ही 2। आइए देखते हैं अब पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल मैंने पूछे थे और सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, खबरों में रहा इक्षक संदर्भित करता है सर्वे विकल्प, पनडुब्बी, ट्रांसपोर्ट कैरियर या फिर युद्धपोत। सही जवाब है ऑप्शन ए यानी सर्वे विकल्प। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि अफ्रीका महाद्वीप के देश से थे और भारतीय कर व्यवस्था में टोबिन टैक्स को जगह दी गई है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर केवल 1, 2 और 3। सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कथन 1 सही है। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत ने एक नया मुकाम हासिल किया है। भारत की MMR यानी मातृत्व मृत्यु अनुपात में बड़ी कमी दर्ज की गई है। इसी के साथ भारत ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में तय किए गए लक्ष्य को हासिल कर लिया है। इसके अलावा भारत के 8 राज्यों ने सतत विकास लक्ष्यों में तय किए MMR के टारगेट को भी हासिल कर लिया है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने MMR पर एक स्पेशल बुलेटिन जारी किया था। 2018-20 में भारत की MMR 97 है, जो कि साल 2014 से 16 में 130 थी। सबसे ज्यादा MMR असम में दर्ज की गई है। मातृत्व मृत्यु किसी भी क्षेत्र की महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य का मापक होती है। WHO के अनुसार मातृत्व मृत्यु का मतलब किसी गर्भवती महिला की मौत या प्रसव के 42 दिनों के अंदर या गर्भधारण से जुड़े किसी कारण की वजह से या उसके प्रबंधन की वजह से होने वाली मौत है। 1 लाख जीवित जन्म पर होने वाली मातृ मृत्यु की संख्या MMR कहलाती है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर MMR को 100 से कम रखने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं सतत विकास लक्ष्य 3.1 के तहत प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर MMR को 70 से कम रखने का लक्ष्य रखा गया है। वस्त्र मंत्रालय ने शिल्प गुरु और नेशनल अवार्ड्स टू द मास्टर क्राफ्ट पर्सन्स प्रदान किए। ये अवार्ड उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा दिए गए हैं। अवार्ड साल 2017, 2018 और 2019 के लिए प्रदान किए गए हैं। कोविड के चलते पिछले कई सालों से पुरस्कारों के लिए एक साथ समारोह आयोजित किया गया है। नेशनल अवार्ड्स टू द मास्टर क्राफ्ट पर्सन्स साल 1965 से तो शिल्प गुरु अवार्ड को साल 2001 में लॉन्च किया गया था। हस्तकला के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये सबसे बड़ा अवार्ड है। हस्तकला क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में अहमियत रखता है, साथ ही रोजगार सृजन और विदेशी मुद्रा लाने में भी इसकी बड़ी भूमिका है। मध्य प्रदेश के मोहम्मद यूसुफ खत्री को बाघ प्रिंट हस्तशिल्प विरासत के संरक्षण के लिए साल 2017 का शिल्प गुरु पुरस्कार प्रदान किया गया। मोहम्मद यूसुफ खत्री ने बाघ प्रिंट की पहचान बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है।
बाघ प्रिंट मध्य प्रदेश के जिले धार में स्थित एक कस्बे बाघ के नाम पर है। इस प्रिंट में ऑर्गेनिक कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इस प्रिंट से तैयार किए गए कपड़े स्किन के लिए फायदेमंद होते हैं। इन कपड़ों को तैयार करने का 95% काम गैर मशीनी होता है। मध्य प्रदेश के बाघ प्रिंट को हस्तशिल्प की श्रेणी में जीआई टैग भी दिया गया है। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2015 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल पर गौर करिए। कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट करती है दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी को, पूर्वोत्तर भारत में बांस के हस्तशिल्प पर हाथ से किया गया चित्रांकन, भारत के पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में ऊनी वस्त्र पर ठप्पे या फिर ब्लॉक से की गई चित्रकारी, या फिर उत्तर पश्चिमी भारत में सजावटी रेशमी वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी। 2 से 4 दिसंबर के बीच भुवनेश्वर में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है जिसे वायु द वाइटल लाइफ कोर्स नाम दिया गया है। इसमें वायु की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण पर प्राचीन ग्रंथों के रेफरेंस के साथ वार्ता की जाएगी। गौरतलब है कि वैदिक संकल्पना पंचमहाभूत के मुताबिक प्रकृति में हर चीज 5 तत्वों से मिलकर बनी है। इन 5 तत्वों में पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु और जल शामिल हैं। अगर इनमें से किसी भी तत्व का बैलेंस कम या ज्यादा होता है तो इससे मानव सभ्यता को नुकसान पहुंचता है। इसलिए अच्छे स्वास्थ्य और सतत जीवन के लिए साफ हवा जरूरी है। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद एनसीएपी के तहत निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करना है। आपको बता दें कि 2019 की शुरुआत में केंद्र सरकार ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी एनसीएपी को लॉन्च किया था। इसके तहत बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक समयबद्ध राष्ट्रीय रणनीति की बात कही गई है। एनसीएपी एक मध्यावधि 5 वर्षीय कार्य योजना है जिसके तहत 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर्स 2.5 और 10 की सांद्रता को 20 से 30% तक कम करने का लक्ष्य है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद खबरों में है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक के गांवों को महाराष्ट्र में शामिल करने से संबंधित याचिका दायर की है। इसमें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के प्रावधानों को चुनौती दी गई है। इस पर कर्नाटक ने संविधान के अनुच्छेद 3 का हवाला दिया है जिसके मुताबिक राज्यों के सीमा संबंधी विवाद में सुप्रीम कोर्ट के पास शक्तियां नहीं हैं, बल्कि संसद को इस मामले में शक्तियां हासिल हैं। इसके जवाब में महाराष्ट्र ने अनुच्छेद 131 का सहारा लिया है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच विवाद के मसले पर सुप्रीम कोर्ट को शक्तियां हासिल हैं। गौरतलब है कि राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 फजल अली कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। इससे महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों का गठन हुआ था, लेकिन ये सीमा विवाद इस अधिनियम के संसद से पारित होने के बाद से ही चला आ रहा है। इस विवाद को सुलझाने के मकसद से केंद्र सरकार ने साल 1966 में मेहरचंद महाजन कमीशन का गठन किया था। इस रिपोर्ट को संसद में पेश किया गया था लेकिन लागू नहीं किया गया। दोनों राज्यों के बीच विवाद जस का तस बना हुआ है। आइए देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, खबरों में रहा मेहरचंद महाजन कमीशन किन 2 राज्यों के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए गठित किया गया था? कर्नाटक तमिलनाडु, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र कर्नाटक या फिर त्रिपुरा मिजोरम। अगला सवाल है, बाघ प्रिंट निर्दिष्ट करता है मध्य प्रदेश की हस्तशिल्प कला को, पूर्वोत्तर भारत में बांस के हस्तशिल्प पर हाथ से किया गया चित्रांकन, भारत के पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में ऊनी वस्त्र पर ठप्पे से की गई चित्रकारी, या फिर उत्तर पश्चिमी भारत में सजावटी रेशमी वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी। पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे पूछा था ब्लू बगिंग तकनीक क्या है? ब्लू कार्बन इनिशिएटिव का एक प्रकार, ब्लूटूथ डिवाइस में एक हैकिंग थ्रेट, जलवायु परिवर्तन की एक पहल या फिर मौसम विज्ञान से संबंधित एक संकल्पना। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, यानी ब्लूटूथ डिवाइस में एक हैकिंग थ्रेट। अगला सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में समलैंगिक विवाह को विधिक तौर पर मान्यता दी गई है। नवतेज जौहर मामला समलैंगिकता से संबंधित है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2, न तो 1 और नहीं 2। सही जवाब है विकल्प बी, यानी केवल 2 कथन सही है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2021 रिपोर्ट जारी की है। ये अपनी तरह की पहली रिपोर्ट है। रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के चलते पृथ्वी के जल संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभावों पर चिंता जाहिर की गई है। साथ ही जल संसाधनों के बेहतर निगरानी और प्रबंधन पर भी रोशनी डाली गई है। इसके अलावा हर बेसिन में मौजूद जल संसाधनों के डेटा का एनालिसिस किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन का पानी के जरिए प्रभाव दुनिया पर साफ दिख रहा है। इसमें बाढ़ और सूखा प्रमुख उदाहरण हैं।
दुनिया के कई हिस्सों में बहुत ज्यादा बारिश या नहीं के बराबर कहीं कहीं बारिश हुई, ये भी देखने को मिला। रिपोर्ट में भारत में साल 2021 में ज्यादा बारिश के चलते होने वाली घटनाओं की चर्चा भी है। भारत में हैवी रेनफॉल में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड जैसे राज्य शामिल हैं। रिपोर्ट की माने तो वर्तमान स्थिति में तकरीबन 3.5 बिलियन लोग ऐसे हैं जिन तक पर्याप्त पानी की पहुंच नहीं है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तकरीबन 1.9 बिलियन लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां पर ताजे पानी के संसाधनों के तौर पर ग्लेशियर्स और क्रायोस्फीयर्स मौजूद हैं। ग्लेशियर्स के पिघलने से इन क्षेत्रों के लिए चुनौतियां बढ़ी हैं। 2022 के अंतिम महीने और 2023 की शुरुआत में वैश्विक व्यापार की गति धीमी रहेगी। वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए परिस्थितियां विपरीत बताई जा रही हैं। ये जानकारी WTO यानी विश्व व्यापार संगठन के गुड्स ट्रेड बैरोमीटर से हासिल हुई। गुड्स ट्रेड बैरोमीटर दुनिया के व्यापार पर एक कंपोजिट लीडिंग इंडिकेटर है जो कि वैश्विक व्यापार की ग्रोथ को बताता है। इससे वैश्विक व्यापार की रियल टाइम इंफॉर्मेशन हासिल होती है। वर्तमान में इंडिकेटर की वैल्यू 96.2 है। इसमें 100 से ज्यादा का मतलब होता है व्यापार में वृद्धि, 100 से कम वैल्यू का मतलब है व्यापार में हो रही कमी। इस इंडिकेटर के आंकड़े आमतौर पर तिमाही जारी किए जाते हैं, यानी हर एक तिमाही पर जारी किए जाते हैं। हालांकि यह आंकड़ों की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2020 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल पर गौर कर लेते हैं। सवाल पूछा गया था 2020 में कि कभी कभी समाचारों में पाया जाने वाला पद वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ की श्रेणी से संबंधित है? कच्चे तेल की, बहुमूल्य धातु की, दुर्लभ मृदा तत्वों की या फिर यूरेनियम की? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। इधर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ECTA यानी इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट 29 दिसंबर को लागू होने जा रहा है। दोनों देशों के बीच लंबी वार्ता के बाद यह समझौता संभव हो सका। यह दोनों देशों के लोगों और व्यापार के लिए एक नए युग की शुरुआत है। समझौते के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया व्यापार किए जाने वाले सामान में से 98.3% पर से कस्टम ड्यूटी को खत्म कर देगा। वहीं भारत को 40% उत्पादों से कस्टम ड्यूटी हटानी है। समझौते के लागू होने से दोनों देशों के बीच व्यापार आने वाले 5 सालों में $25 बिलियन से 45 से 50 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। वर्तमान में भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार घाटा 8.3 बिलियन है। यह समझौता तकरीबन एक दशक बाद भारत द्वारा किसी विकसित देश के साथ किया गया व्यापार समझौता है। इसमें ट्रेड इन गुड्स, रूल्स ऑफ ऑरिजिन, ट्रेड इन सर्विसेज, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड यानी TBT, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी SPS मेजर्स, डिस्प्यूट सेटलमेंट, टेलीकॉम, कस्टम्स प्रोसीजर्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जैसे एरियाज को कवर किया गया है। रूल्स ऑफ ऑरिजिन से मतलब है कि दोनों देशों की टेरिटरी में ही वस्तुओं का उत्पादन हो। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि दोनों ही देशों में वेस्ट मटेरियल का निर्यात न हो। नागालैंड में आयोजित होने वाला हॉर्नबिल फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। 1 दिसंबर को नागालैंड का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। साथ ही 1 दिसंबर 2022 से ही भारत ने G20 की अध्यक्षता भी संभाली है। इसलिए फेस्टिवल के समारोह में G20 के लोगो और थीम को भी हाईलाइट किया गया। इस फेस्टिवल की शुरुआत के लिए नागा जनजाति के लोग नागालैंड के किसामा हेरिटेज गांव में इकट्ठा होते हैं। इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से भी जानते हैं। इसकी शुरुआत साल 2000 में हुई थी। गौरतलब है कि हॉर्नबिल पक्षी ब्यूसेरोटाइड फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। कई हॉर्नबिल प्रजातियों के सिर पर हेलमेट जैसी संरचना होती है। भारत में हॉर्नबिल की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 4 पश्चिमी घाट में पाई जाती हैं। भारतीय ग्रे हॉर्नबिल भारत में सबसे अधिक देखी जाने वाली हॉर्नबिल की प्रजाति है। इसकी अन्य प्रजातियों में मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार पाइड हॉर्नबिल, ग्रेट हॉर्नबिल और रूफ्स नेक्ड हॉर्नबिल इत्यादि हैं। नारकोंडम हॉर्नबिल केवल अंडमान निकोबार के नारकोंडम द्वीप पर पाई जाती है। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल, हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाता है? केरल, नागालैंड, त्रिपुरा या फिर तमिलनाडु? दूसरा सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुड्स ट्रेड बैरोमीटर विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एक रिपोर्ट है। स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2021 रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर गलत कथन चुनिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2।
आइए अब देख लेते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल पूछे गए थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, खबरों में रहा मेहर चंद महाजन कमीशन किन दो राज्यों के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए गठित किया गया? कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर त्रिपुरा, मिजोरम? और सही जवाब है इसका ऑप्शन सी। अगला सवाल मैंने पूछा था कि बाघ प्रिंट निर्दिष्ट करता है मध्य प्रदेश की हस्तशिल्प कला को। पूर्वोत्तर भारत में बांस के हस्तशिल्प पर हाथ से किया गया चित्रांकन। भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में ऊनी वस्त्र पर ठप्पे या ब्लॉक से की गई चित्रकारी या फिर उत्तर पश्चिमी भारत में सजावटी रेशमी वस्त्र से पर हाथ से की गई चित्रकारी? और सही जवाब है विकल्प ए। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी उपलब्धि मिली है। 1 जनवरी 2023 से भारत वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता संभालेगा। 30 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच वियना में वासेनार व्यवस्था का सालाना सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस मौके पर आयरलैंड ने भारत को यह जिम्मेदारी सौंपी। गौरतलब है कि भारत दिसंबर 2017 में वासेनार व्यवस्था में 42वें सदस्य के तौर पर शामिल हुआ था। इसमें ज्यादातर यूरोपीय देश शामिल हैं। विकसित देशों के इस एलीट क्लब में शामिल होना भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत बताई जाती है। वासेनार व्यवस्था एक बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है। इसका गठन साल 1996 में हुआ था। इसका मकसद परंपरागत हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं एवं प्रौद्योगिकी के निर्यात पर नियंत्रण करना है। यह परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी NSG और मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी MTCR की तरह ही परमाणु अप्रसार की देखरेख करने वाली संस्था है। इसके सदस्यों को यह सुनिश्चित करना होता है कि परमाणु प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण का दुरुपयोग न हो और इसका इस्तेमाल सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने में न किया जाए। साथ ही कोशिश की जाती है कि इन तकनीकों तक आतंकवादियों की पहुंच को रोका जा सके। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2011 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल पर गौर करिए। सवाल पूछा गया था, हाल में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया समूह तथा वासेनार व्यवस्था के नाम से ज्ञात बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में भारत के सदस्य बनाए जाने को समर्थन देने का निर्णय लिया है। इन दोनों व्यवस्थाओं के बीच क्या अंतर है? ऑस्ट्रेलिया समूह एक अनौपचारिक व्यवस्था है जिसका लक्ष्य निर्यातक देशों द्वारा रासायनिक तथा जैविक हथियारों के प्रगुणन में सहायक होने के जोखिम को न्यूनीकृत करना है, जबकि वासेनार व्यवस्था OECD के अंतर्गत गठित औपचारिक समूह है जिसके समान लक्ष्य हैं। दूसरा था, ऑस्ट्रेलिया समूह के सहभागी मुख्यतः एशियाई, अफ्रीकी और उत्तरी अमेरिका के देश हैं, जबकि वासेनार व्यवस्था के सहभागी मुख्यतः यूरोपीय संघ और अमेरिकी महाद्वीपों के देश हैं। और पूछा गया था, उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। इसका सही जवाब है विकल्प डी, यानी दोनों ही कथन सही नहीं है। केंद्र सरकार ने डिजी यात्रा प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया है। इस सुविधा को नई दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी में लॉन्च किया गया है। अगले साल मार्च तक हैदराबाद, पुणे, विजयवाड़ा और कोलकाता में भी इसे लागू करने की तैयारी है। इसके जरिए हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को एंट्री में आसानी होगी। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के मुताबिक यात्रियों द्वारा मुहैया कराया गया डेटा सुरक्षित रखा जाएगा। इसके लिए एन्क्रिप्टेड तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। यात्रियों के डेटा को डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में रखा जाएगा। गौरतलब है कि हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों को कई सारे चेक पॉइंट से गुजरना होता है, जो कि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। डिजी यात्रा में यात्रियों की फेशियल आइडेंटिटी को बोर्डिंग पास से लिंक कर दिया जाता है, जिससे हर पॉइंट पर ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग हो जाती है। इस सुविधा का प्रयोग करने के लिए यात्रियों को डिजी यात्रा ऐप को डाउनलोड करना होगा। इसमें आधार नंबर के साथ सेल्फी अपलोड करनी होती है। साथ ही कोविन ऐप की मदद से वैक्सीनेशन की जानकारी भी ऐड की जाती है। इसके बाद बोर्डिंग पास के बार कोड या QR कोड को स्कैन करना होता है, जिससे एयरपोर्ट को जानकारी साझा की जाती है। अब एंट्री के लिए यात्रियों को केवल अपना बोर्डिंग पास स्कैन करना होगा। एयरपोर्ट पर लगे फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम कैमरा की तरफ देखना होता है। एयरपोर्ट के पास पहले से मौजूद जानकारी से मैच होने के कारण एंट्री आसानी से हो पाती है। आपको बता दें कि डिजी यात्रा को लागू करने के लिए डिजी यात्रा फाउंडेशन को नोडल बॉडी बनाया गया है। डिजी यात्रा फाउंडेशन एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। इसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया समेत कई बड़े एयरपोर्ट्स शेयर होल्डर्स हैं। मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने गैसलाइटनिंग शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर के तौर पर चुना है। डिक्शनरी के मुताबिक इस साल इस शब्द की सर्चिंग में
1740% का इजाफा हुआ है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर आपको ये महसूस कराने की कोशिश कर रहा है कि आप जो सोच या महसूस कर रहे हैं वो हकीकत नहीं है, तो आप गैस लाइटनिंग के शिकार हैं। ऐसा करने वाला आपका फैमिली मेंबर, आपका पार्टनर, बॉस, डॉक्टर, कोई भी हो सकता है। इसे सरल शब्दों में कुछ यूं समझ सकते हैं कि आपको निश्चित तौर पर पता है कि सामने वाले व्यक्ति ने गलत किया है। आप उसे कन्फ्रंट करें तो वे अपने डिफेंस में इस तरह बात को रखे कि आपको महसूस हो जाए कि आपने उसे गलत समझा है। जिस बात के लिए आप कन्फ्रंट करने वाले थे, अब उसी के लिए सामने वाले को सॉरी बोल रहे हैं। यह मैनिपुलेशन का एक तरीका है। इसमें टारगेट की भावनाओं, यादाश्त, विश्वास आदि को लेकर डाउट क्रिएट किए जाते हैं। इसमें जिस व्यक्ति को गैसलाइट किया जाता है उसकी मेंटल हेल्थ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसमें विक्टिम एंग्जाइटी, लो सेल्फ एस्टीम, डिप्रेशन, डिसओरिएंटेशन और सुसाइडल थॉट्स जैसी समस्याओं से गुजर सकता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए विक्टिम को यह पता होना चाहिए कि वह गैस लाइटनिंग से गुजर रहा है। निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंक आईसीआईसीआई ने हाल ही में आईसीआईसीआई स्टैक को लॉन्च किया है। यह एक बेहद व्यापक डिजिटल बैंकिंग सेवा तथा एपीआई प्लेटफॉर्म है। बैंक के इस प्लेटफॉर्म के जरिए ग्राहकों को कई तरह की सेवाएं मिलेंगी। इन सेवाओं में घर बैठे खाता खुलवाने से लेकर लोन, पेमेंट, इन्वेस्टमेंट और सुरक्षा समाधान जैसी करीब सभी बैंकिंग सेवाएं शामिल होंगी। आपको बता दें कि इसका मकसद आने वाली कोरोना वायरस जैसी किसी भी महामारी में रिटेलर्स, मर्चेंट्स, फिनटेक, बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों, कॉरपोरेट्स, रिटेल तथा बिजनेस कस्टमर्स को बिना किसी बाधा के घर बैठे सभी बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराना है। इसके साथ ही आईसीआईसीआई स्टैक का दायरा बढ़कर रियल एस्टेट क्षेत्र तक भी होगा। यह स्टैक रियल एस्टेट क्षेत्र की कंपनियों की बैंकिंग आवश्यकताओं का समाधान भी देगा। यह प्लेटफॉर्म रियल एस्टेट क्षेत्र के बड़े प्रतिभागियों जैसे बिल्डर्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और वैकल्पिक निवेश फंड्स को तेजी से बैंकिंग लेन देन करने में सक्षम बनाता है। गौरतलब है कि यह पहल कॉरपोरेट्स के लिए आईसीआईसीआई स्टैक सुविधा का विस्तार है। ध्यान देने वाली बात है कि पिछले साल कॉरपोरेट्स और उनके पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बैंकिंग समाधानों का एक अनुकूलित सेट प्रदान करने के मकसद से बैंक ने आईसीआईसीआई कॉरपोरेट्स के लिए आईसीआईसीआई स्टैक सुविधा लॉन्च की थी। आपको बता दें कि रियल एस्टेट क्षेत्र भारत में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार सृजित करने वाला क्षेत्र है और यह अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्रों में से एक है। सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का योगदान 2025 तक 7% से बढ़कर 13% तक होने की संभावना है। बिल्डर्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और वैकल्पिक निवेश फंड्स जैसे रियल एस्टेट क्षेत्र के प्रमुख खिलाड़ी इस विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए ऐसी बैंकिंग सुविधा का महत्व बढ़ जाता है जो पूरे रियल एस्टेट पारिस्थितिकी तंत्र के लिए समाधान प्रदान करे, जिससे देश की जीडीपी की वृद्धि में सहयोग हो। आइए देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, खबरों में रही वासेनार व्यवस्था संबंधित है। बैंकिंग के लिए तैयार किए गए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली से, परिवहन में कार्बन कम करने के लिए कार्यरत एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था, परमाणु प्रौद्योगिकी की बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था या फिर फुटबॉल का एक क्लब। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डिजी यात्रा को लागू करने के लिए डिजी यात्रा फाउंडेशन नोडल बॉडी है। डिजी यात्रा को सभी तरह के सार्वजनिक परिवहन के लिए लॉन्च किया गया है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल पूछे गए थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाता है? केरल, नागालैंड, त्रिपुरा या फिर तमिलनाडु? सही जवाब है विकल्प बी यानी नागालैंड। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुड्स ट्रेड बैरोमीटर विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एक रिपोर्ट है। स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2021 रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। कूट का प्रयोग कर गलत कथन को चुनना था। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। सही जवाब है विकल्प सी यानी दोनों कथन गलत है। गुड्स ट्रेड बैरोमीटर विश्व आर्थिक मंच द्वारा नहीं बल्कि WTO द्वारा जारी एक रिपोर्ट है। स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2021 रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा नहीं बल्कि WMO द्वारा जारी किया गया। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।